नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ओम इंग्लिश क्लासेस में साथियों आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स पे। बता दूं कि आज हम बात करेंगे बीएसटीसी, उसका दूसरा नाम डीएलएड है या एसटीसी, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो उसके टॉपिक जो इंग्लिश में दे रखे हैं, इंग्लिश का पार्ट है, आपको पता है कि उसके 20 क्वेश्चन आते हैं और 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन हैज 3 मार्क्स। तो शुरुआत कर रहे हैं हम आज के इस टॉपिक की आर्टिकल से। और एक बात मैं बता दूं आपको टॉपिक पे जाने से पहले कि आर्टिकल एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपकी इस परीक्षा में नहीं, बहुत सारी परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन डीएलएड की परीक्षा में, स्पेशली बीएसटीसी की परीक्षा में, इसमें से 2 क्वेश्चन कंपलसरीली आते हैं। 100% 2 क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से और अच्छी तरह से पढ़ लें। और ये भी बता दूं, मैं इसको 0 लेवल से पढ़ाऊंगा और अच्छी लेवल तक जाऊंगा। आपकी एक एक चीज को बिल्कुल क्लियर करता हुआ जाऊंगा। वीडियो में बने रहें। कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक और शेयर मार दें। अब चलते हैं आगे हमारे टॉपिक पर। आज हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल। तो देखिए प्यारे साथियों, आपको मैं बता दूं कि आर्टिकल आपके 2 तरह के होते हैं। क्या ये परीक्षा में आता है? तो ये परीक्षा में नहीं आता है। इसे हम पहले सामान्य जानकारी ले रहे हैं, ये परीक्षा में नहीं आएगा, मैं पहले बता देता हूं। तो आर्टिकल आपके 2 तरह के होते हैं, एक डेफिनिट आर्टिकल और एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल। अब इंडेफिनिट और डेफिनिट की 2 श्रेणियां हैं, 2 कैटेगरीज हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल में हम रखते हैं ए और एन को, और डेफिनिट आर्टिकल में हम रखते हैं अकेले दी को। तो देखिए कुल मिला के कितने आर्टिकल हुए आपके पास में? 3 आर्टिकल हुए, ए, एन और द। चलिए इनको हमने कैटेगराइज किया है कि इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आते हैं और डेफिनिट आर्टिकल में द आता है। पहले तो हमें यह समझना जरूरी है कि इंडेफिनिट और डेफिनिट में अंतर क्या है, हमने इनको कैटेगराइज क्यों किया। पहले हिंदी अर्थ करें इसका। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित और डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित। तो 2 बातें मैं आपको बता दूं कि जो आर्टिकल होता है उसकी जो पोजीशन होती है आर्टिकल की, वो किसी नाउन या एडजेक्टिव से पहले होती है। अब यहां पे एक एग्जांपल मैंने लिखा है द हाउस। तो देखिए यहां पे मेरा जो हाउस है ये नाउन है, ओके, संज्ञा है, और इससे पहले ये आर्टिकल आया है। तो इसका मतलब अब अगले वाले सेंटेंस में देखिए पेन, और उससे पहले मैंने आर्टिकल का इस्तेमाल किया है ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शब्द है हमारे, ये नाउन है, नाउन, ओके, और नाउन से पहले आर्टिकल आता है। अब जरूरी नहीं है कि नाउन ही होगा, हो सकता है उससे पहले एडजेक्टिव भी हो, तो एडजेक्टिव से पहले से भी आर्टिकल आ जाता है। अब 2 बातें आपको यहाँ क्लियर करनी है कि नाउन जो होती है उससे पहले कोई ना कोई आर्टिकल आता है। अब 2 बातें और एक बात यहाँ पे क्लियर होनी है, वो ये है, आर्टिकल जब हम किसी नाउन से पहले यूज करते हैं तो वो उसकी पोजीशन को डेफिनिट या इंडेफिनिट करता है। उस अमुक नाउन की पोजीशन को ये डेफिनिट या इंडेफिनिट करता है। कैसे? एग्जांपल के जरिए समझ लेंगे। द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू। अब देखिए यहां पे हाउस के बारे में कह रहा है कि जिस घर में मैं रहता हूं तो वो कैसा है? नया है। अब देखिए इस घर के बारे में उसने निश्चित कर दिया, वो निश्चित कह रहा है, डेफिनिट कह रहा है कि जिस घर में मैं रहता हूं वो कैसा है? नया है। इसलिए इससे पहले द लगाया और द ने इसकी नाउन की पोजीशन को डेफिनिट किया। अब दूसरा देखिए, प्लीज गिव मी ए पेन। कृपया मुझे एक पेन दे दो। अब आप दुकान पे गए और दुकानदार से कहा कि मुझे एक पेन दे दो भैया। अब वो कोई सा भी पेन उठा के आपको दे सकता है, लेकिन वहां पे एक चीज आपको समझनी होगी कि आपने जब ए पेन कहा तो हो सकता है वो रेड पेन दे दे, हो सकता है वो ब्लैक पेन दे दे, ब्लू पेन दे दे। तो इस चीज को आपको समझना होगा कि जब आप ए और एन का यूज किसी नाउन से पहले करते हैं तो वो इंडेफिनिट होता है, वो सर्टन नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। लेकिन आप जब दी का यूज करते हैं तो वो फिर निश्चित हो जाता है, सर्टन हो जाती है नाउन की पोजीशन। एक छोटे से एग्जाम्पल से और समझेंगे। मान लीजिए मेरे सामने बहुत सारे बच्चे बैठे हुए, मैंने किसी बच्चे से कहा कि मुझे कोई एक किताब दे दो, गिव मी ए बुक। तो बच्चे के पास बहुत सारी किताबें हैं, वो कोई सी भी एक किताब उठा के मुझे दे सकता है। लेकिन अगर मैंने बच्चे से कहा कि गिव मी द बुक विच इज रेड इन कलर, या मैं कह दूं गिव मी द बुक विच हैज अ कवर, वो किताब दे दो जिस पे कवर चढ़ा हुआ है, तो अब देखो उसमें अंतर आ गया। जब मैंने द का यूज किया तो मैंने उस किताब को निश्चित किया कि नहीं मुझे वो वाली किताब दे दो, और मैंने कहा कि गिव मी वो कोई भी मुझे किताब दे दो, तो अंतर क्लियर हो गया होगा। बात अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक चीज और समझा दूं कि क्या यहाँ तक ये परीक्षा में पूछा जाएगा, या किसी भी परीक्षा में इस तरह के कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब आगे जो मैटर आने वाला है वो परीक्षा में आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है एक। हम इसका शाब्दिक अर्थ हर एक भी ले सकते हैं, प्रत्येक भी ले सकते हैं, इसके हिसाब से भी चलता है, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में ये है कि प्यारे बच्चों,
इसका यूज कभी भी प्लूरल नाउन से पहले नहीं हो सकता। प्लूरल नाउन से पहले इसका यूज नहीं करेंगे। जैसे मैंने कहा यहां पे मेरे पास है पेन्स, तो क्या मैं इससे पहले ए लगा सकता हूं? तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि मेरी प्लूरल है। हाँ, ए पेन सही है, मैं ए पेन कह सकता हूं क्योंकि मुझे इसका यूज सिंगुलर से पहले करना है, तो ये सही है। पहली बात क्लियर है ना, प्लूरल नाउन से पहले हम ए एन का यूज नहीं करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, तो इसका यूज किससे पहले होगा? जो सिंगुलर और वो भी कैसी हो? काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले इसका यूज होगा। जैसे मैंने एक पेन कहा, ए पेन, मैंने कहा ए बुक, ओके, इनको हम गिन सकते हैं, बुक को गिन सकते हैं, पेन को गिन सकते हैं। तो जितने भी नाउन जिनको हम गिन सकते हैं और वो सिंगुलर होनी चाहिए, एक वचन होनी चाहिए, तो उससे पहले हम ए का यूज कर लेते हैं। ये दो सामान्य बातें ए और एन के बारे में कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि ए की बात कर रहे हैं, हम यहाँ ऑरेंज भी ले सकते हैं, तो इससे पहले एन, इसको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल है। अच्छा, अनकाउंटेबल कौन सी होती है फिर? तो अनकाउंटेबल नाउन वो होती हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। जैसे मैंने कहा वाटर, पानी, अनकाउंटेबल नाउन है। मैंने कहा टी, अनकाउंटेबल नाउन है। मैंने कहा मिल्क, अनकाउंटेबल नाउन है। मैंने कहा यहाँ पे ब्रेवरी, बहादुरी, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अभी इस टॉपिक पर हम नहीं जा रहे कि अनकाउंटेबल नाउन कौन सी हैं। फिलहाल ये देखना है कि हम काउंटेबल नाउन से पहले क्या कर रहे हैं? ए और एन का यूज कर रहे हैं। यहां तक बात मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी, आगे चलते हैं। वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपके पास में इंग्लिश में 26 क्या हैं? लेटर्स हैं। इनमें से 21 आपके क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स हैं, जिनको व्यंजन कहते हैं, ओके। और इसमें से मात्र 5 जो हैं वो आपके वॉल्स हैं, स्वर। अब स्वर कौन कौन से हैं? तो आपको पता है ए, ई, आई, ओ और यू, और बचे हुए जितने भी होते हैं वो सारे के सारे आपके व्यंजन कहलाते हैं। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों एक छोटा सा रूल अपने दिमाग में रख लेना है कि जब भी आपके ये स्वर से कोई भी शब्द स्टार्ट होगा, कोई भी नाउन जिसका पहला लेटर ये वाला होगा, तो हम लगाएंगे एन, और जो भी व्यंजन से स्टार्ट होगा तो हम लगाएंगे ए। जैसे उदाहरण के तौर पर यहां देख सकते हैं बुक, तो ये हमारा व्यंजन है, ए लगाया। ऑरेंज, ओ है, ए, ई, आई, ओ, यू 5 में से आया है तो हमने एन लगाया। ये रूल हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, तब का ये ध्यान है। लेकिन ये रूल यहाँ पे खत्म नहीं होता है, इसका एक एडवांस वर्जन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, वो देखना है। अब तक हमने क्या पढ़ा इसको भूल जाओ, अब इंपॉर्टेंट चीज यहां से आगे आने वाली है, उस पर ध्यान दो, ठीक है। अब मैंने एक शब्द स्पेशली जोड़ा है, वो जोड़ा है साउंड। ये क्यों जोड़ा है? इसका बहुत इंपॉर्टेंट रूल है प्यारे बच्चों, अब इसको आप समझेंगे। हम जितने भी शब्दों का उच्चारण करते हैं वो साउंड पे डिपेंड होते हैं कि इंग्लिश में होता क्या है। इंग्लिश में आपके 26 लेटर से 44 क्या निकलती हैं? साउंड्स निकलती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक एक लेटर की अलग अलग साउंड हो सकती है। यही प्रॉब्लम है इंग्लिश के अंदर, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा BA, इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अभी मैं इसकी लिस्ट ज़्यादा नहीं दे सकता, तो समय ज़्यादा हो जाएगा। अब आप थोड़ी चीज़ इसमें गौर कीजिए। मैंने ऊपर लिखा है कि जो वोवल साउंड है, स्वर ध्वनि, और दूसरी है हमारी कॉन्सोनेंट साउंड, व्यंजन ध्वनि। इसमें एक चीज़ प्लस कर लेनी है, और वो प्लस क्या करनी है? इस वाली लाइन में आपको प्लस कर लेना है, आ से लेके अंग्य तक हिंदी वर्णमाला के साथ चलना है, ओके। क्योंकि इन शब्दों को हम लिख के देखेंगे, चेक करेंगे, और नीचे कॉन्सोनेंट साउंड में आपको चलना है का से लेके और कहां तक? ज्ञ तक। इसके साथ चलेंगे बच्चों, यही ट्विस्ट है। अब मेरा पहला जो अक्षर है उसको हमें देखना है कि वो साउंड क्या कर रहा है। तो देखिए, वोवल साउंड जब आपको मिले तब आपको यूज करना है एन, और कॉन्सोनेंट साउंड जब आपको मिले तब आपको लगाना है ए। ये बात मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो गई होगी कि वोवल साउंड जब भी आपको मिलती है तो वोवल साउंड से पहले यू हैव टू यूज एन,
and whenever या wherever you find consonant sound you have to use article a. Is that clear? Come to the next topic. इस शब्द को आप पढ़िए, इसको पढ़िए, HONEST। इसको बच्चों हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, ऑनेस्ट। अब मैं इसको लिख के देखूंगा तो देखिए, मैं इसको जब लिखूंगा तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, ऑनेस्ट। अब इसको देखिए आप, ये आ से लेके अंगे तक आ रहा है और यहां होने के लिए तो शुरू ये एच से है। अब बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर ये एच यानी व्यंजन से शुरू है तो मुझे ए लगाना चाहिए, लेकिन बच्चों यही ट्विस्ट है। दिस इज द लॉजिक विच यू हैव टू क्लियर। इसमें यही लॉजिक है कि एच यहां पर साइलेंट है और इसकी साउंड नहीं है। साउंड क्या है? ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट जो साउंड है वो आपकी स्वर वाली साउंड है, इसलिए यहां क्या यूज होगा? एन। नीचे वाले पाइए, आवर, इसको हम हावर नहीं कहते, आवर, ठीक है। अब इसमें भी देखिए आ से स्टार्ट है, ये वंस अगेन द सेम साउंड है, इसलिए आपको क्या करना है? एन यूज करना है। यहां एच फिर साइलेंट है, हावर नहीं है, साइलेंट है। आगे चलेंगे वन। अब देखिए ये वन जो है ओ से स्टार्ट है, लेकिन आपको ये नहीं देखना है कि किससे स्टार्ट है, यू हैव टू फाइंड आउट द साउंड। आपको साउंड पर वर्क करना है। अब वन को मैं लिखूंगा तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। अब देखिए वन पे क्या आ रहा है? वह अंतर आ गया। अब ये यहां दिखने के लिए तो मुझे स्वर नजर आ रहा है, लेकिन जब मैंने इसको साउंड देखा तो क्या आ गया? व्यंजन। वह गिरता है हमारा क से लेके ज्ञ तक, इस वाली श्रेणी में नहीं आ रहा, ये कॉन्सोनेंट वाली में आ रहा है। तो अब इससे पहले मुझे क्या लगाना है? ए वन आइड मैन, एक आंख का व्यक्ति। नीचे चलेंगे, अर्जेंट वर्क है, अर्जेंट। अर्जेंट, अब इसमें अर्जेंट जब आप लिखेंगे तो पहला अक्षर जो आएगा ऐसे आएगा, अ। अब अ आ रहा है तो नॉर्मली ऊपर भी यू है, दोनों सेम है, वॉल है, इसलिए मुझे क्या लगाना है? एन। एन अर्जेंट वर्क। ओके। अब नीचे जाएंगे, यूनिटी। अब यूनिटी को मैं जब लिखूंगा तो देखिए कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, यूनिटी। अब यू, यहां तो यू था, लेकिन अब ये यहां पे प्रॉब्लम आ गई साउंड में। साउंड मेक्स ऑल डिफरेंसेस। तो देखिए यहाँ यू है। अब यू के हिसाब से मेरा क से लेके ज्ञ तक गिर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये कौन सी साउंड मिली? ए यूनिटी। एन यूनिटी नहीं होगा। ओके, ये व्यंजन आ गई, इसकी वजह से मुझे यहाँ ए लगाना है। आगे इधर चलते हैं। मेरी समझ में शायद, मेरे हिसाब से लग रहा है कि आपको आ रहा होगा कि मैं क्या क्लियर कर रहा हूं। यही इंपॉर्टेंट है इस वाली चीज में। आवर मैंने यहाँ लिख दिया था, ओके, कोई दिक्कत नहीं, अगेन रिपीट हो गया है। अब देखिए HEIR, एक होता है HAIR हेयर, वो एक अलग चीज है। ये HEIR है, इसका मतलब बारिश होता है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें H को वापस फिर नहीं बोलते हैं, एयर, ठीक है। ये वापस साउंड जो होती है ए से स्टार्ट होती है, तो अब यहां पे वापस क्या आ गया? एन एयर, ठीक है। किसी का जो बारिश होता है पीछे आने वाला, वो एयर हो गया। एरोप्लेन, एरोप्लेन। अब एरोप्लेन जो है इसमें वापस इसको लिखेंगे तो हम ऐसे कैसे आएगा? एरोप्लेन। अब ए से है, ऊपर भी ए है, तो नॉर्मली ये क्या है? हमारा वॉल साउंड है। नीचे जाएंगे MLA। अब देखिए MLA को हम सामने देखते हैं तो एम नजर आता है, लेकिन प्यारे बच्चों जब आप इसको बोलेंगे, लिखेंगे एम, AM, तो देखिए यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा। इसको हम जब लिखेंगे तो एम ऐसे लिखा जाएगा। अब ये अंतर आ गया, बात क्लियर हुई? बहुत डिफरेंसेस हैं। तो एम, अब ये यहां दिखने के लिए व्यंजन था, लेकिन जब इसको हमने साउंड को चेक किया तो अब ये क्या बन गया? स्वर। इसलिए क्या होगा? NMLA, MLA। ओके। BA को हम लिखेंगे तो नॉर्मली BA ऐसे ही लिखा जाएगा, BA। तो B ये हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए ABA। अब इसको आप ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी इच्छा है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो निकल के आया, इसको क्लियर करना है, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको जब कोई भी शब्द या नाउन जिसका पहला लेटर साउंड किसकी दे रहा हो? वॉल साउंड दे रहा हो। हिंदी में देख ले साथ में अ से अंगे तक, तो आपको यूज करना है एन। लेकिन अगर वही शब्द साउंड दे रहा हो कॉन्सोनेंट की, क से लेके ज्ञ तक देख लेना है, तो क्या लगाना है? ए। तो देखिए मैंने कुछ शब्द यहां पे लिखे हुए हैं, अगर आपको सेंटेंसेस में कहीं भी क्या नजर आता है? सच। सेंटेंस स्टार्ट होता है वर्ड से,
या आपको नजर आता है मैनी या रेदर। अब इसमें और भी शब्द हैं, प्लस क्या लगा हुआ होना चाहिए एन और उसके बाद में क्या आनी चाहिए नाउन। ये फॉर्मूले पे नहीं जाना है, आपको शब्द पे जाना है। उदाहरण के तौर पे मैं लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा, यहां पर मैंने लिखा है राम इज सच। अब सच के बाद में आपको यहां पे मैंने कहा था क्या होनी चाहिए नाउन, इन शब्दों के बाद में क्या होनी चाहिए नाउन। तो नाउन तो मेरी यहां आ रही है, लेकिन नाउन से पहले अब आपको देख लेना है, वही सेम फंडा वर्क करेगा। मुझे दिखा कि यहाँ पे सच है, सच के बीच में, इन शब्दों के बीच में और नाउन के बीच में क्या आना चाहिए, ए या एन गिरना चाहिए। तो देखिए मुझे यहाँ पे देखना है, ये बी साउंड है बॉय, बॉय को हम कॉन्सोनेंट साउंड में लेते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा ए। ये कंपलसरी है कि आपको सच के बाद में यहाँ पे किसी भी नाउन जो कि सिंगुलर होनी चाहिए, ये भी ध्यान रख लेना है। यहाँ बॉयज होता तो हम नहीं लगाते, या सिंगुलर होनी चाहिए, तो नाउन हमारी सिंगुलर है, इसलिए मुझे क्या लगाना है यहाँ पे ए लगाना है। राम इज सच ए बॉय हु एंटरटेन्स एवरीवन। राम एक ऐसा लड़का है जो हर किसी को क्या करता है, एंटरटेन करता है। दूसरा एग्जांपल देखेंगे तो इसमें देखिए व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, पीछे ये एक्सक्लेमेटरी वाला निशान लगा हुआ है, व्हाट ए सरप्राइज। आप कहते हो ना क्या बात है, व्हाट ए फूल, कैसा मूर्ख है। इस तरह के जो एग्जांपल्स होते हैं ना, जो व्हाट से स्टार्ट होते हैं, तो उनमें आपको क्या करना है, पीछे ये वाला निशान देखना है, एक्सक्लेमेटरी मार्क देखना है। तो अब मेरे यहाँ पे जो नाउन है उसको देखिए, तो यहाँ फूल है तो मुझे नॉर्मली क्या लगाना है ए। व्हाट इज सरप्राइज, व्हाट अ डार्क नाइट। तो देखिए इसमें सब में ए या एन का इस्तेमाल करना है। ओके, नीचे चलेंगे, सच, वापस सच एक गर्ल होगा। अच्छा, जरूरी नहीं मैं सब जगह ए लगा रहा हूं, तो आप कहेंगे सर एन वाला एग्जाम्पल तो आपने दिखाया नहीं। मैं यहां लिख सकता हूं सच स्पेस अपॉर्चुनिटी। तो देखिए अब आपको क्या देखना है, अपॉर्चुनिटी को जब हम बोलेंगे तो यहां पे वॉवल की साउंड आ रही है, तो सच एन आएगा, एन अपॉर्चुनिटी। तो अब ये बात आपको क्लियर हो गई कि इन शब्दों का इस्तेमाल जब आपके सामने मिलता है तो इनके बाद में आपको क्या यूज करना है, ए या एन का यूज करना है। इसमें एक शब्द है मैनी, थोड़ा इस पे हम ध्यान देंगे क्योंकि ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके लिए, तो इसको समझ लें क्योंकि मैनी के कई यूजेस हैं। कि ये मेरी प्लूरल नाउन हो गई, बहुवचन, और कभी भी बहुवचन नाउन से पहले मैंने पहले ही कहा था कि हम आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। चलो ये तो बात रही, लेकिन हमने मैनी लिखा है तो इसका यूज किया है। तो देखिए मैनी का दूसरा यूज है, ये वाला यूज नहीं है जो कि अधिक संख्या के अर्थ में आता है। अभी हम जो इसका यूज कर रहे हैं, मैंने क्या लिखा, स्टार्टिंग में मैनी लिखा, ओके, मैनी के बाद मैंने इस्तेमाल किया ए, उसके बाद मैंने इस्तेमाल की नाउन, और वो सिंगुलर है। कैसी है, सिंगुलर है। और इसके बाद में फिर एक और चीज आई, वो यहां पे वर्ब, वो भी आपको सिंगुलर नजर आ रही है। ओके, हैव का इस्तेमाल नहीं किया है। यहां तो मैनी बॉयज था, लेकिन थोड़ा सा अंतर आ गया, मैनी ए या एन का इस्तेमाल करने पर आगे जो नाउन और वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है, प्लूरल नहीं आती। ये अंतर समझ लेना है आपको। तो ये ध्यान रखेंगे, ये वाला मैनी इस्तेमाल करना है आपको। मैनी के बाद में अगर आपको सिंगुलर नाउन मिलती है तो उससे पहले आपको क्या करना है, मैनी ए का इस्तेमाल करना है। ओके, तो मैनी ए बॉय हैज ज्वाइंड अवर ग्रुप, बहुत सारे लड़कों ने हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। बात तो बहुत के अर्थ में आती है, लेकिन यह प्रॉब्लम अलग हो जाती है। तो इसको आप क्लियर करेंगे, यहां मैनी अलग था, प्लूरल होने की वजह से हम यहां पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, लेकिन यहां पे मैनी के बाद में ये नाउन मेरी सिंगुलर है, इसकी वजह से मैंने यहां पे ए या एन का इस्तेमाल करना है। आगे बढ़ते हैं।